नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 33 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 33 का जो पहला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बात करें कलिंग युद्ध की, तो कलिंग युद्ध जो है वो 261 बीसी में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। कलिंग युद्ध जो है वो आपका महाराजा अशोक के द्वारा, और अशोक जो है वो कौन थे, तो अशोक और महाराजा खारवेल जो है तो उनके बीच यहाँ पे कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में, इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो कलिंग युद्ध में विजय होती है मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा अशोक की। अशोक की बात करें, अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध महाराजा खारवेल के साथ लड़ा गया था और इसके बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो किस युद्ध के बाद अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया, तो याद रखना कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध को लड़ने के बाद अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो किससे ली गई। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो अशोक को दी थी वो दी थी उपगुप्त। किसके द्वारा दी गई थी, तो एक बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो अशोक को दी गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी एचपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, चाहे मैथ है, चाहे आपका इंग्लिश है, चाहे आपका हिंदी है, आपका हिमाचल जीके है, आपका जीके है, स्टैटिक पार्ट रहता है, आपका करंट अफेयर रहता है, आपका रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, साइंस रहता है। हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे बेहतरीन क्लासेस आपको दी जा रही है 499 रुपीज़ मंथ में। 7876145409 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे थियोरेटिकल क्लासेस आपको मिल रही हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया तो गया, लेकिन उनका वो सिर्फ व्यक्तिगत धर्म था, मतलब कि अपना धर्म था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए अशोक के द्वारा श्रीलंका किसको भेजा गया। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक के द्वारा अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा, तो महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने कहाँ भेजा, तो इनका पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा थी, इनको श्रीलंका भेजा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अशोक के राज्याभिषेक जो हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 269 बीसी में हुआ था। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया कि अशोक का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में। और साथियों, ईसा पूर्व की जब भी बात होती है बीसी की, तो बीसी में समय हमेशा पीछे को आता है। तो अशोक का जो जन्म है वो 304 ईसा पूर्व में आपका पटना, बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्रम, तो पाटलिपुत्रम में यहाँ पे अशोक का जन्म होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और इनका राज्याभिषेक मैंने आपको बता दिया है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक की बात करें तो अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने अभिलेखों को जनता तक पहुंचाया था। तो वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अशोक के जो अभिलेखों की जो मुख्य भाषा थी वो प्राकृत थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो मुख्य भाषा अशोक के अभिलेखों की प्राकृत थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि आपके जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसको प्राप्त हुई। तो अशोक के अभिलेख सबसे पहले 1837 ईस्वी में किसके द्वारा पढ़े गए, जेम्स प्रिंसेप। किसके द्वारा, तो जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति है, इसके द्वारा सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ा गया था। और कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और अशोक ने अपने अभिलेखों में अपना नाम जो लिखा है वो लिखा है देव नाम प्रियदर्शी। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में खुद को क्या कहा है, देवनाम प्रियदर्शी कहा है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था। तो अगर बात करें विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा की, तो इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के वो राजा थे जिनके द्वारा विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो धारण की गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी। ये गुप्त साम्राज्य का पहला राजा था जिसके द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए थे। तो चांदी के सिक्के चलाने वाला गुप्त वंश का पहला राजा, तो वो भी आपका कौन था, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मेहरौली लौह स्तंभ है। तो मेहरौली लौह स्तंभ से पता चलता है कि इसने बंगाल पर भी विजय पाई थी। तो एक बार सीधा क्वेश्चन आया था कि मेहरौली स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो मेहरौली लौह स्तंभ लेख आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसके दरबार में इसके समय ही एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था फायान। तो फायान किसके समय भारत आया था, तो फायान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि अकबर के दरबार में तो नवरत्न रहा करते थे, लेकिन क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। तो याद रखना, जी हाँ, आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसके दरबार में भी 9 नवरत्न रहा करते थे, जिन्हें नवरत्न 9 विद्वान को नवरत्न कहा जाता था। जैसे कि आपकी चंद्रगुप्त के दरबार में जो आयुर्वेद का जिसको ज्ञान था वो थे धन्वंतरी। क्या नाम था, धन्वंतरी थे। उसी प्रकार आपका नीतिज्ञ से एक शपनक थे, एक शंकु थे, आपके बेताल भट्ट थे, आपका घटखरफर थे, आपका बररुचि थे, आपके ज्ञानी थे, आपके अमर सिंह थे, आपका वरामीर थे और कालिदास। तो कालिदास, वरामीर, अमर सिंह, वररुचि, घटखरफर, आपका बेताल भट्ट, शंकु, शपनक और धन्वंतरी, सारे नाम याद रख लो। ये नवरत्न आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ऑप्शन में बात करें अगर गुप्त वंश की, इस गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने की। चलो ये भी समझ गए कि गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की और ये गुप्त वंश का ऐसा पहला राजा था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। तो महाराजा की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला राजा तो वो और कोई नहीं श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर, ये आपको इसके संस्थापक याद रखने हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का राजा कौन बना। तो श्रीगुप्त के बाद जो गुप्त वंश का राजा जो बना था वो बना था घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद बना था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था। एक था चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी था, इसने ली थी विक्रमादित्य की उपाधि, लेकिन एक चंद्रगुप्त प्रथम भी था। और अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की तो वो गुप्त वंश का एक ऐसा राजा था, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक ऐसा राजा था जिसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि, कौन सी उपाधि ली गई थी, महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला आपका गुप्त वंश का पहला राजा तो वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो इनके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत भी की गई थी। तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में किसने करी थी, तो ये करी थी आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में एक नाम दिया है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, क्या क्या बोलते थे, भारत का नेपोलियन। तो किस गुप्त वंश के राजा को भारत का नेपोलियन करके पुकारा जाता था, तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता था। साथियों, आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तो कहते थे, लेकिन अगर बात करें समुद्रगुप्त की तो इनको समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हुआ करता था उसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था, हरिसेन। ये वही हरिसेन है वो जो कि दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। और हरिसेन के द्वारा क्या किया गया, तो हरिसेन के द्वारा यहाँ पे जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसकी रचना की। तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की, तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। ये बातें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है।
और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त वंश के वो राजा जिनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, मेरे दोस्त, आपको याद रखना है कि एक ऐसे राजा गुप्त वंश के जिनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, तो वो और कोई नहीं, वो थे आपके समुद्रगुप्त। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। और कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो ये भी एक गुप्त वंश के राजा थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपके आते हैं कौन? चंद्रगुप्त कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त वंश के राजा के द्वारा की गई? तो वो की कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। और कुमारगुप्त के बाद अगला राजा बनता है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद कई छोटे छोटे शासक आते हैं। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख जहाँ से हमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है, वो भी आपका गुप्त साम्राज्य से ही संबंधित था। तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। विदेशी यात्रा का विवरण करूँ तो गुप्त साम्राज्य के समय ही फाहियान, हुएनसांग ये सब भारत आए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बनाए थे आपके, किसने बनाए थे? तो ये आपके और किसी ने नहीं, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाए गए थे। कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए गए थे। और ये एलोरा के जो शिव की ये कैलाश मंदिर है, ये किसको समर्पित है? तो अगर इन मंदिरों की बात करें तो ये समर्पित है आपके भगवान भोलेनाथ को। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की बात करें तो इस राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी वो की थी दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो आपके एक बार क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना तो दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, लेकिन आप ये बताइए कि जो आपका अमोघ वंश है वो किस वर्ष का राजा था? तो अमोघ वंश आपका राजा था, राष्ट्रकूट वंश का ही राजा था। और अमोघ वंश की बात करें तो इसने जैन धर्म अपनाया था। तो ऐसा राजा राष्ट्रकूट वंश का जिसने बाद में जैन धर्म अपनाया था, तो वो और कोई नहीं, वो आपका कौन है? अमोघ वर्ष है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि आपका सन 1528 में चंदेरी के राजपूतों को किसने हराया था? तो चंदेरी के जो राजपूत थे, जिसमें मेदिनी राय वगैरह थे, तो इनको हराया था आपका चंदेरी के युद्ध में बाबर के द्वारा। तो बाबर के द्वारा इनको 1528 में ये चंदेरी का युद्ध होता है और इस युद्ध में हराया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध भारत में लड़े गए थे? तो बाबर ने भारत में सबसे पहले लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो पहला युद्ध बाबर ने लड़ा था वो लड़ा था 21 अप्रैल 1526। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बाबर ने पानीपत का युद्ध कब लड़ा? तो बोलेंगे 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में किसकी नींव डाल दी? मुगल साम्राज्य की। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक भारत में कौन है? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक भारत में बाबर है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में मुगल साम्राज्य की नींव कर डाली। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में एक पद्धति जिसका नाम है तुलुगमा पद्धति, तो तुलुगमा जो पद्धति है, तुलुगमा पद्धति का जो प्रयोग है बाबर ने किस युद्ध में किया? तो वो आपके पानीपत के पहले युद्ध में किया था। अच्छा, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? तो जिहाद का जो नारा दिया वो दिया था खानवा के युद्ध में। आप बोलेंगे खानवा का युद्ध कब हुआ और किसके साथ हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और ये युद्ध जो है वो किसके साथ हुआ था? राणा सांगा। तो राणा सांगा के साथ जो है आपका 1527 में खानवा का युद्ध होता है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े और 4 युद्ध, पहला युद्ध लड़ा था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध। तो पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में, 28 में चल दिया और 29 में घाघरा पहना। चलने से बोला है या फिर 28 में चांद पे गया और 29 में घाघरा पहनकर 30 में बाबर की क्या हो गई? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछने वाला साथियों क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपका घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो 1529 में, जिसमें महमूद लोदी को बाबर के द्वारा हरा दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब जाके 1530 में जो बाबर है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु हुई थी आपके 1530 में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। बाबर के बाद बेशक हुमायूं जरूर आता है, लेकिन उतना जो अगर कहूँ तो उतना ज़्यादा वो इसका नहीं रहता है।
हुमायूं ने जो है 2 युद्ध लड़े। एक लड़ा 26 जून 1539 में, चौसा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध लड़ा तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। इस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं में से हार किसकी होती है, तो हुमायूं की हार होती है। हुमायूं भाई साहब हार गए। और याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके बाद हुआ था कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज या विलग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नौज या विलग्राम का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1540 ईस्वी में। तो ये भी आपका किस किस के बीच हुआ? तो ये भी आपका हुमायूं और आपका जो कौन है, हुमायूं और शेरशाह सूरी, इन्हीं दोनों के बीच हुआ। तो चौसा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा 1539 में, इसमें भी हुमायूं जी हार जाते हैं। फिर इनको दोबारा लड़ा दिया जाता है विलग्राम या कन्नौज का युद्ध, इसमें भी ये हार जाते हैं। तो चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध 1540 में। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाने वाली, और जो बातें परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है उन बातों को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से मेरे साथी मेरे दोस्त याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया था कि बाबर की मृत्यु कब हुई। तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी कब? 1556 में। तो 1556 में बाबर की मृत्यु होती है। आपके दीन ए पना एक लाइब्रेरी होती है। दीन ए पना एक क्या होता है? तो दीन ए पना एक पुस्तकालय है। तो बाबर की मृत्यु किस लाइब्रेरी में हुई? तो दीन ए पना। तो आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि दीन ए पना जो है यहीं पर इसी लाइब्रेरी में बाबर की मृत्यु होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत कुछ लेके आ रहा है। क्वेश्चन है कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? तो सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं। जहाँ एक बार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछ लिया था कि आपका जो शेरशाह सूरी की मैं बात कर रहा था, शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध लड़े। एक युद्ध लड़ा आपका कन्नौज का, एक लड़ा आपका कौन सा? चौसा का। यही दोनों युद्ध तो इसने लड़े ही लड़े। लेकिन भाई एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला मुगल शासक आपका हुमायूं था। हुमायूं का नाम आपने इसलिए याद रखना है बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात शेरशाह सूरी की कर लेते हैं। तो द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भारत में कौन था? तो वो आपका शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी का नाम एक बार टेट में पूछा गया था, बचपन में क्या था? तो बचपन में शेरशाह सूरी का जो नाम था वो था आपका फरीद खान। तो फरीद खान आपकी बचपन का नाम था। किसके बचपन का नाम था? जो शेरशाह सूरी है उसके बचपन का जो नाम था वो था आपका फरीद खान। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था वो किया था वदाइनू। किसने किया था? वदाइनू। तो वदाइनू जी के द्वारा रामायण का यहाँ पे फारसी में अनुवाद किया जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। साथियों, बात करें रामायण की, तो रामायण के रचयिता जो है वो महर्षि वाल्मीकि है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। इसका फारसी में अनुवाद वदाइनू साहब के द्वारा किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक मंदिर था आपका ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर जो आपका कांगड़ा का है, वहाँ पर 300 किताबें 1365 के आसपास जो फिरोज शाह तुगलक है उसके द्वारा आक्रमण किया गया था नगरकोट किले पर। उसी समय इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था, जहाँ से 300 से अधिक किताबें इन्होंने जो है वहाँ पे 300 या 1300 किताबें इन्होंने आपस में यहाँ पे जमेटी थी। जिसमें जो है वो क्या है, जिसमें जो आपको याद रखना है बेहतरीन तरीके से, जिनका अनुवाद भी बाद में फारसी भाषा में किसने किया था? आपका अज्जुद्दीन खालिद खानी। तो अज्जुद्दीन खालिद खानी जो है इनके द्वारा यहाँ पर आपको याद रखना है आपका अनुवाद किया गया है। किसमें? आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ज्वालामुखी मंदिर की जितनी भी किताबें हैं फारसी भाषा में। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे। कमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लिखें। हर हर महादेव।